गुड आफ्टरनून गाइस। आफ्टरनून सर। ओके, तो हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो टाइम कंप्लीट होने के कारण सीधे उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड वहीं पे पूरा तो चीज को, इसमें कोई इधर कोई डाउट तो ही नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक जो एक सभी का जो कॉमन जो एक कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो सभी को क्लियर है। बिल्कुल, हाँ। वेरी गुड आफ्टरनून चंदानी वर्मा। नाउ नाउ हम बात कर रहे हैं कि ये भी आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर है। मैं पूछते चले जा रहा हूँ किस किस पॉइंट पे आपको डाउट तो नहीं कोई है। ये एक फिगर से हम लोग समझ पा रहे थे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम किसी भी सैंपल के थ्रू पास करते हैं तो उसमें कुछ मैटर्स होंगे। मैटर के बेसिस पे एक स्पेक्ट्रम बनेगा, एक रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम बनेगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। डिवाइस होगी, उसका रीडिंग आएगी आपके रीड आउट में। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस और एमिशन दो प्रोसेस थे जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया था कि सबसे अगर वेवलेंथ की बात करें तो लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ पूरा एक है, इसमें विगोर भी है और अल्ट्रावायलेट और आईआर का भी मैंने बताया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसमें बस इतना आपको समझना है कि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें एब्जॉर्प्शन एक मैकेनिज्म है, मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ द स्टडी या मैकेनिज्म ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, हर चीज के बेसिस में एब्जॉर्प्शन है। कोई भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एटम्स अगर एब्जॉर्प्शन करता है तो वो हायर स्टेट पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट पहुंच जाता है, फर्दर एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो ग्राउंड स्टेट में जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप बताए थे। टाइप आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है सभी को कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइप is based on the which electromagnetic radiation used. If using the X-ray, then spectroscopic type is X-ray, UV visible, ultraviolet, infrared IR, microwave, radio wave is ESR, and NMR. These are basic. These are characteristic points of a UV visible absorption spectroscopy. First point is using the EMR, ultraviolet visible इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, मैग्नेटिक भी होती है, स्पेक्ट्रम बनता है, ये तो आपको पता ही है। अब ये एक्साइटेशन स्टेज और उसका लो ग्राउंड स्टेज का कंसेप्ट क्लियर है। जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, मैंने यहाँ बताया था, इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा। यही इंटेंसिटी का डिफरेंस ही तो हमको रीड आउट करना है, यही तो इंटेंसिटी का डिफरेंस मुझे जो फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन जो होगा कि कोई भी सैंपल या किसी भी इंसिडेंट लाइट में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड पाथ ऑफ द ट्यूब। पाथ ऑफ द ट्यूब, इफ द पाथ ऑफ द ट्यूब इंक्रीजिंग, कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग, इफ द absorption increasing, if the concentration of the sample increasing and absorption increasing। इस पिक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम इस पॉइंट पे थे, अगर आपको याद हो अच्छी तरीके से, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं इसलिए डिस्कस करने के लिए दोबारा मैंने, हालांकि मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाना है आज, लेकिन मैं इसको ये बताना चाहता था जो आपका जो रिजल्ट्स आते हैं, देखो आपका जो डिवाइस है, हो सकता है आपकी जो डिवाइस है वो रिजल्ट किस रूप में दे दे, वो रिजल्ट दे दे आपको ट्रांसमिटेंट्स के रूप में। मैं आपको इसलिए इस पॉइंट पे आ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एमसीक्यू का। एक सेकेंड, मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ, नाउ ओके। तो अगर ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये ट्रांसमिटेंट किसके रिस्पेक्ट में, दैट कंसंट्रेशन, ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन और ट्रांसमिटेंस का जो एक रिलेशन होगा वो इनवर्सली होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे काट के इनवर्स कर देता हूँ, 1 यहाँ पे कर लेता हूँ कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना क्या होगा, आपको ये एक ट्रांसमिटेंस कम होता चला जाएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे कंसंट्रेशन कम है ट्रांसमिटेंस ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ट्रांसमिटेंस कम है। तो ये जो बना, ये कैसा बना, दिस इज ए कर्व बनाना, ये कर्व शेप में बना, आपको सबको दिखाई पड़ रहा है कर्व। इसी डेटा को अगर हम एब्जॉर्बेंस ऑफ कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करें, उस वैल्यू को लॉगरिथम लेकर के, लॉग वैल्यू लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लॉग वैल्यू लेकर के जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एब्जॉर्बेंस
एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का जो एक रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर रिलेशनशिप आएगा, लीनियर रिलेशनशिप आएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब जो लास्ट में हम बात नहीं कर पाए थे, एक लीनियर रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ देखो डायरेक्ट हो गया क्योंकि कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे इनवर्स है, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट के साथ में एक चीज और आपको मिल रही होगी, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर लीनियर से क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसका फायदा है। बिल्कुल, मान के चलते सपोज करिए आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया क्या है कि आपने एक स्टैंडर्ड बना करके आपने सेट कर लिया कि इतनी एब्जॉर्बेंस पे उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में इतना कंसंट्रेशन माना जाएगा। मान लीजिए अगर एब्जॉर्बेंस 2 आती है तो 5, एब्जॉर्बेंस अगर 4 आता है तो आपको 10 माइक्रोग्राम पर ml, अगर 6 आता है तो मान के चलते हैं आप इसका जो भी आ जाए, अगर 8 आता है तो आपको इस तरीके से जो मान लो। अब जरा बताओ, मुझे बहुत आसानी होता है कि किसी भी पॉइंट पे हम एब्जॉर्बेंस अगर आपको आ जाए तो उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड बना हो लीनियर कर्व, मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल्स का बना हो, तो हम एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे कंसंट्रेशन हम उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जरा बताइए, सभी लोग कर सकते हो ना? मतलब कोई भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी तो आप कंसंट्रेशन जान सकते हो। बताइए जल्दी से, कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा। कोई भी कमेंट करके बताइए जरा। बिल्कुल, हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। आप सोचे ध्यान से, मतलब हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस सैंपल में, जैसे आपके पास 2 सैंपल हैं, जैसे ये 2 सैंपल हैं, सैंपल ए और सैंपल बी। इसमें कुछ कंसंट्रेशन है, इसमें कुछ कंसंट्रेशन है। एक तरीका ये है कि आप कह दो कि बी में कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए में कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है। तो ये आपने क्या बताया, ये एक क्वालिटेटिव बता दिया कि भाई यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम चाहते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है, इसलिए लीनियर रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। हर मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन के बेसिस पे एक रेफरेंस बना लेते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर हमारे सैंपल में जो भी कंसंट्रेशन आएगा उस कंसंट्रेशन उस बेसिस पे जो एब्जॉर्बेंस आएगी सैंपल में, हम उस एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल पता कर सकते हो। जैसे मान के चलते हैं आपके उसमें जो एब्जॉर्बेंस आया है 0.8 आया है, 0.80 आया एब्जॉर्बेंस। तो जरा बताइए, अगर हम इस रेफरेंस को देखें, इसको देखें तो 0.8 पे जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है 20 माइक्रोग्राम पर ml है। बोलो, ये पता करना अपने आप में एक अच्छी रिसर्च मानी जाती है मेरे दोस्त। समझ में आया? कुछ समझ में आया लीनियर का? देखो, कर्व में ऐसा नहीं पता कर पाओगे। कर्व में क्या होगा, आप केवल कंपेयर कर पाओगे हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन। ये लीनियर में आप देखिए, मैं काम लैब में किया हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कभी कभी क्या करते हैं, आपको जैसे पिगमेंट है, ठीक है, अब हमारे पास पिगमेंट का एक बना है कि इतना एब्जॉर्बेंस आएगा तो इतना कंसंट्रेशन माना जाएगा, इतना आएगा तो इतना आ जाएगा। फिर हम सैंपल देते हैं, सैंपल है उसमें पिगमेंट है। अब इस पिगमेंट के उसको क्या करते हैं, हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। जब एब्जॉर्बेंस आ जाती है तो हम इससे टेबल से मैच कराएंगे ना, मैच कराएंगे। जो एब्जॉर्बेंस आएगा उसके आगे कंसंट्रेशन गिवन होगी ना, वही कंसंट्रेशन मान ली जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? हालांकि बहुत लिखना नहीं है, लेकिन कम से कम आप समझ तो सकते हो इतनी बात। बोलो, समझ गए सभी लोग? यस बताइए जल्दी, कुछ लोग तो बताइए। यस समझ। हाँ, चलो चलो, अब ऐसा करते हैं, इसके हम उस एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ। मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है, इसके एप्लीकेशन बहुत ही वाइड हैं। देखो देखो, एक चीज बता दें आपको, जितना आप एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाओगे, जितना आप एडवांस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाओगे, उसके एप्लीकेशन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। मेरी बात को समझिए ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे कोई पीसीआर में है, पीसीआर में धीरे धीरे एडवांस चलते चले जाओ तो उसका कोई ना कोई खास चीज को पता करने के लिए होगी टेक्निक्स।
ऐसे सेम यहाँ पर भी है। अभी जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है बाकी के कंपेयर में अभी ये केवल यूवी विजिबल है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वाइड है। वाइड दैन सेंस आप क्या कर सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, या कोई कार्बोहाइड्रेट मोनोमर हो सकते हैं। किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या आप इससे पता कर लोगे? बिल्कुल पता कर लेंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ मतलब बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को पता करने के लिए कि ग्रोथ हुई नहीं हुई, मैं बताना चाहूंगा इसकी जो कंसंट्रेशन है ग्रोथ को पता करने के लिए, इसके लिए भी यूवी विजिबल आप यूज कर सकते हो, ग्रोथ के लिए भी कर सकते हो। फिर क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप कोई सैंपल है अब आप इसमें क्लेम कर रहे हो इसमें डीएनए है आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि डीएनए तो है, क्या ये डीएनए 100% प्योर है? क्वेश्चन बन सकता है ना, क्या 100% प्योर है इस सैंपल में? मतलब क्या इसमें डीएनए है? ऐसा नहीं कि डीएनए के साथ और बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन हो, या प्रोटीन के साथ में क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी प्योरिटी चेक कर सकता हूं। प्योरिटी इन द सेंस आप मान के चलते हैं, जैसे प्रोटीन का जो एब्जॉर्बेंस होता है लैम्डा मैक्सिमम, वो होता है 280। ना ओके, ना ओके। हाँ, वो Yes, sir, कुछ yes, sir. प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, डीएनए का जो मैक्सिमम है वो 260 है और बैक्टीरिया का है 620। तो जरा ये बताइए, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम अगर किसी भी, जैसे मान के चलते हैं, जैसे आपको पता है ना कि डीएनए प्रोटीन है, अगर उसमें केवल प्रोटीन होगा तो जान तो क्या होगा, केवल हमारा जो पीक आएगा वो 280 पे आएगा। मतलब जो 280 का पीक होगा, जैसे 280 है, यहीं पे पीक मिलेगा, और जैसे 260 आएगा वहां पे पीक नहीं मिलेगा। तो आप क्या दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ इस सैंपल में आपको प्रोटीन ही प्रोटीन है। अगर प्रोटीन और डीएनए दोनों होंगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको उसमें आपको 260 का भी पीक मिलेगा और 280 का पीक मिलेगा, दो पीक मिलेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे ये हटा दीजिए, यहाँ पे एक ही पीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 280 का पीक मिल गया और 260 का पीक मिल गया। तब आप क्या कह सकते हो कि सैंपल प्योर है? नहीं है, सैंपल में इम्प्योरिटी भी है, कुछ और बायोमॉलिक्यूल्स भी हैं। एक और इंपॉर्टेंस है, एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होते हैं, आप लोगों ने वो पढ़ा, इलाइजा रीडर नाम सुना है ना, इलाइजा, सब लोगों ने जानते हो इलाइजा? तो जानते हो क्या होता है इलाइजा में? क्या होता है, एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक जब आप पढ़ते हो, कौन सा, सैंडविच, इलाइजा पढ़ते हो, या कोई भी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होते हैं ना, एंटीबॉडीज होते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं इस एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हुआ, अब यहाँ पे ये दूसरी बाइंड हो गई सेकेंडरी एंटीबॉडी, यहाँ पे एंजाइम लिंक है, तो एंजाइम क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट जो होगा उसको ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक होगा तो यहाँ कलर प्रोडक्शन होगा ना। इस कलर को हम क्या करते हैं, इसको कलर को हम मॉनिटर करते हैं कि कितना कलर प्रोडक्शन हुआ, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सैंपल में एंटीजन है या फिर नहीं है। इज क्लियर? तो बताइए, ये एक यहाँ पे एंजाइम रिएक्शन हो गई ना, या कोई ऐसा एंजाइम रिएक्शन जहाँ पे कलर प्रोडक्शन हो रहा हो। चलो, नाउ इज क्लियर अबाउट द ऑल थिंग्स अबाउट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सब कुछ क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं आज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला पॉइंट ये है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट है, देखो कभी कभी हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आईआर ना दिया हो और आपका दिमाग में आ गया कि इसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्शन सही है। मैं जब ये पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा, इसके हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बना दूंगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हो। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करोगे? क्या यूवी विजिबल यूज करोगे? नहीं यूज करोगे ना, क्या यूज करोगे? इंफ्रारेड करोगे। यही फर्क है, इंफ्रारेड आपने यूज किया। और इंफ्रारेड आपको पता है कब आता है? आपको याद होगा विजिबल, विजिबल के पहले था अल्ट्रावायलेट और विजिबल के बाद में था आईआर। तो बताइए जरा आपने क्या किया, ये लो वेवलेंथ यूज किया या हाई वेवलेंथ यूज किया? आईआर। मतलब अगर हम यूवी विजिबल के कंपेयर करें, क्वेश्चन बन सकता है ना सेक्शन उसमें आपके क्वेश्चन में कि यूवी विजिबल से कंपेयर करें तो आप वेवलेंथ हाई यूज कर रहे हो कि या लो यूज कर रहे हो? क्वेश्चन चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ, बिल्कुल सही। उसके कंपेयर में हाँ, आफ्टर विजिबल सो हाई वेवलेंथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो अब इसमें जो मेन पॉइंट है, बस एक काम करो, माइक आप कर लो बताने के बाद। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन हो सकता है आपके 2-3 मिल जाए वहां पे। आईआर स्पेक्ट्रम का जो एप्लीकेशन है वो है डिटेक्शन ऑफ द ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ द ग्रुप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी अभी आपने जो पढ़ा का यूवी विजिबल में हम फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप या एसिड ग्रुप, ठीक है, या कोई अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये हम पता कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। अमाइनो ग्रुप या डबल बॉन्ड, कहीं पे कीटोन ग्रुप हो, कहीं पे कोई और ग्रुप हो, क्या हम लोग यूवी विजिबल में ग्रुप आइडेंटिफाइड कर पा रहे थे? मुझे जवाब चाहिए। आपका जवाब होगा नो। तो कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में कुछ अलग चीज को पता करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैं रिसर्च कर रहा हूं, आप कल रिसर्च करोगे, आपके सैंपल में कुछ है, आपके मैम ने बोल दिया, आपके सर ने बोल दिया कि बेटा ऐसा करो, इस सैंपल में कौन से ग्रुप हैं, ये पता कराने के लिए कोई एक स्टडी कर लो, एक इसकी टेस्टिंग करा लो। तो जरा बताओ, आप यूवी विजिबल कराओगे? मुझे जवाब दो, क्या आप यूवी विजिबल कराओगे? यूवी विजिबल के माध्यम से आप पता कर सकते हो सैंपल में कौन कौन से ग्रुप हैं? नहीं पता कर सकते। क्या कराओगे जल्दी बताइए सब लोग, क्या कराओगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कराओगे। अगर आपने यूवी विजिबल करा लिया तो आपके सर और मैडम क्या करेंगी? बहुत पिटाई करेंगी ना कि पता ही नहीं आपको है। भाई जिस जो हमारी नीड है, हमको चाहिए ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, तभी तो आईआर कराओगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां से। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मजेदार पॉइंट्स क्या है देखो। अब इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ध्यान से देखिए जरा। तो सोर्स ऑफ जो रेडिएशन है वो होगा इंफ्रारेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लैंप लगी हुई है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? इंफ्रारेड। भाई सही बात है, अगर इंफ्रारेड नहीं होता तो फिर आईआर कैसे हो जाता? फिर यहाँ पे एक वेव सेपरेटर लगा होगा। चलो लगने दीजिए, आपका थ्योरी का एग्जाम है नहीं, वैसे तो बस सोचना पड़ता है क्या बनाएं। फिर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर लगा होगा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर। और फिर यहाँ पे आपका सैंपल है जिसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो जरा, अगर हम बात करें किसी भी, देखो सोर्स ऑफ रेडिएशन तो आपका ये है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सोर्स ऑफ रेडिएशन के बाद में ये है मिरर। ये क्या है? मिरर। मिरर के बाद में आपको ये रेडिएशन पास हो रही है सैंपल के थ्रू। अब ये रेडिएशन जो फर्स्ट मान, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ये सेकेंड रेडिएशन कहां कहां पास हो रही है? थ्रू रिफरेंस। अब क्वेश्चन आता है कि रिफरेंस फिर से आ गया। अब बताइए जरा, अगर आप रिफरेंस नहीं लगाओगे तो फिर उस जो सैंपल जिसमें आपने डिजॉल्व किया है, जो आपका क्या है, जो आपका जो बफर है या फिर कोई वाटर है, उसकी भी तो रीडिंग आ जाएगी ना। तो यही वही सेम कंसेप्ट है, हम रेफरेंस जरूर लगाते हैं जिससे माइनस कर सकें उस रीडिंग को जो एब्जॉर्बेंस किसके कारण आई होगी? वाटर के कारण। जो एब्जॉर्बेंस किसके कारण आई होगी? अगर आपने बफर में कोई चीज डिजॉल्व किया है। इज क्लियर? तो वो रेफरेंस लगाना जरूरी है। फिर सिगमेंटेड रोटेटिंग डिस्क, यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क होता है, उसके बाद फिर मिरर लगे। देखो मिरर का काम यही है कि एक किसी पॉइंट पे उसको फाल कराना होता है। फिर यहाँ पे प्रिज्म आएगा, अब प्रिज्म के बेसिस पे यहाँ फिर मिरर आया। जितने भी ये मिरर हैं, जहां से लाइट बेंड हो रही है, तो मान के चलिए वहां पे क्या लगा होगा? मिरर लगा हुआ होगा, ठीक है।
तो यहाँ से फिर लाइट बेंड हो रही है, कहाँ पहुंची? डिटेक्टर में, आपकी रीडिंग आ गई रिकॉर्डर में। इज इट क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा है, सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, सैंपल ऑफ रेफरेंशियल, वेवलेंथ सेलेक्टर और इंफ्रारेड डिटेक्टर, इंफ्रारेड डिटेक्टर। अब जरा मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं। देखो मान लो इंफ्रारेड में किसी एक वेवलेंथ, भाई इंफ्रारेड में तो वेवलेंथ होंगे ना, आप जरा बताइए क्या रेंज है इंफ्रारेड की वेवलेंथ की। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कितना फोकस करते हो। हालांकि बताना चाहूंगा 700 के बाद ही होगा। 700 से कितना तक जा सकते हो इंफ्रारेड? 700, कमेंट बताइए जल्दी से। इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो है वो कहां से कहां तक जा सकते हो? 700 टू, हाँ 700 टू 900 चले गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये चले गए। अब बताओ जरा मेरी बात को समझिएगा। मान लो मैं एक आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, जैसे जैसे ये कोई ग्रुप है CHO, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताइए, केमिस्ट्री वाले जरा जो पढ़ के आए हो, CHO की क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं ना? बोलो, बाकी लोग भी पता है एल्डिहाइड बोलते हैं ना? अरे बोल दो बाकी लोग, केवल कमेंट तो कर ही दो कम से कम। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा, यस। चलो चलो एक काम करते हैं, चलो चलो एक काम करते हैं। मान लो हालांकि मुझे नहीं पता एल्डिहाइड के साथ क्या है, मैं केवल मान रहा हूं। मान लो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब एल्डिहाइड की जो प्रॉपर, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मानना है एल्डिहाइड कितना करता है ये फिक्स है, मुझे याद नहीं है अभी प्रेजेंट, क्योंकि ये पूरी टेबल होती है बच्चों, आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिसर्च का पॉइंट है। हर एक ग्रुप का अपना अपना एक एक रेंज होती है कि कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। मैं माना हूं, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मान लिया अगर ये 750 नैनोमीटर की रेंज अगर ये CHO एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जरा बताइए यहाँ पे डिटेक्टर के पास कौन सी वेवलेंथ डिटेक्टर के पास नहीं जाएगी? मुझे जवाब दीजिए। 750 नहीं जाएगी ना? 750 एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सभी जाएंगे, मतलब आसपास के जितने भी होंगे वो सब जाएंगे ना? तो डिटेक्टर के पास कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं जाएगी? 750 नहीं जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो बताइए जरा, आप ध्यान दीजिए समझिएगा ध्यान से, जब यहाँ पे आप ट्रांसमिटेंस दिखाओगे, इस वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस दिखाओगे, तो 750 पे आपका क्या आएगा? मान लीजिए बाकी के साथ मुझे पता नहीं है, लेकिन 750 के साथ क्या आएगा? ट्रांसमिटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना? जीरो हो जाएगा। मान के चलते हैं ये आ गया जीरो, मान लीजिए थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, 750 जीरो हो गया, यहाँ मतलब भी जीरो, ट्रांसमिटेंस जीरो है, तो एब्जॉर्बेंस क्या हो गया? 100% हो गया, ये तो माना जाएगा ना? तो ये जो 750 है, इसके मतलब आपको यहाँ पे एब्जॉर्बेंस हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस हुआ है ना? बोलो। और जहाँ पे ट्रांसमिटेंस 100% है, मतलब वो कोई दूसरी वेवलेंथ होगी। अभी रुक जाओ, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जरा, क्या आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है इस चीज को? अगर आपको दिखाई पड़ रहा है यस बोल दो, मैं समझा देता हूँ। देखो दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर। दिखाई, यस देखो सर। ध्यान, देखो ध्यान से देखो। अब जो वो ये जो सेंटीमीटर है, ये वो नहीं है, जान तो क्या है ये? आपको नैनोमीटर नहीं है, ये दूसरे में कन्वर्जन करके बोला गया, इसकी अलग डिटेक्शन वैल्यू होती है। हालांकि जब हम कराते हैं तो 400 से 4000 तक लेंथ होती है। कुछ लोग कह रहे हैं 400 से 4000 तो हमारा ये IR ही है, ये IR की ही रेंज है, वो दूसरे में कन्वर्ट कर दिया क्या? ध्यान दीजिएगा, पहली बात समझिए ध्यान से। अब जरा ये बताइए जरा, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो NH ग्रुप है, NH ग्रुप को यहाँ पे आके दिखा दिया, और उसकी वैल्यू दिखा रहा है 3339। इसका मतलब क्या है? NH ग्रुप इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना? एब्जॉर्ब कर रहा, तभी तो यहाँ पे एक क्या दिखा? बेंडिंग दिखी ना, इसको बोलते हैं बेंडिंग। भाई यहाँ पे क्या है? ट्रांसमिटेंस है ना? ट्रांसमिटेंस अचानक यहाँ पे डाउन हुआ, तो आप क्या कह सकते हो? NH ग्रुप
एब्जॉर्ब द रेंज ऑफ द वेवलेंथ 3339। इज क्लियर है ना। यहां देखिए जरा, मेथिल ग्रुप जो है वो 2890 एब्जॉर्ब कर रहा है। जो जितने ये नीचे पीक दिख रहे हैं, ये पीक किस चीज के हैं जरा बताइए जरा, ये पीक किस चीज के दिखाई पड़ रहे हैं, कमेंट बताइए जरा, ये सबके किसके पीक हैं, ये एब्जॉर्बेंस सर एब्जॉर्बेंस के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदार हो आप लोग। देखो आपने वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, आपने वाई एक्सिस लिखा है ट्रांसमिटेंस, तो अब ये जो होगा ये ट्रांसमिटेंस है, ये ट्रांसमिटेंस है जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे ही ट्रांसमिटेंस कम हो रहा है, जैसे ट्रांसमिटेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेंस हो रहा है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। चलो एक काम करते हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। कोई अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती होगी तो आप समझते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे दो तरीके से हमेशा जो ग्रुप होते हैं, जो एक जैसे मान लीजिए ये एक कोई एटम है, अब इससे कोई ये एटम बाइंड हुआ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से होती है, या तो स्ट्रेचिंग होगी या तो बेंडिंग होगी। तो मैं दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा जानकारी के लिए समझ लीजिए, आपसे पता नहीं पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, हो सकता क्वेश्चन आ जाए कि जो मेन जो मैकेनिज्म होती है आईआर में, वो किसको वो डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के बेसिस पे ही हमारा स्पेक्ट्रम बनता है। देखो स्ट्रेचिंग मतलब होता है जैसे आप ये स्प्रिंग है, आप इसको खींच रहे हो ना, और इसको भी खींच रहे हो, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया ना। फिर खींचो, फिर छोड़ दो, फिर खींचो, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकेंड और थर्ड को एक साथ खींचना है। तो ये सिमेट्रिक बोलेंगे, मतलब सेकेंड और थर्ड को एक साथ खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो। दिस इज ए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यहां क्या हो रहा, अपोजिट हो रहा। जब आप सेकेंड को खींच रहे हो तो क्या हो रहा, थर्ड को आप छोड़ रहे हो ना। जब थर्ड को खींचोगे तो मतलब ये अपोजिट होंगे। स्ट्रेचिंग यहां भी हो रही है, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड, इनका जो डायरेक्शन होगा, इनका जो एक टाइम होगा, उस टाइम पे अपोजिट जा रहे होंगे। दिस इज ए एसिमेट्रिक। अब बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग होता है ये कोण, जैसे ये इधर की तरफ जाए, ये इधर की तरफ जाए, ऐसा होता, ये केमिकल की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये उसको बोलते हो रॉकिंग। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, तो इसको बोलते हैं सीजरिंग, ठीक है। अगर वैगिंग, वैगिंग मतलब होता है कि एक में हो और एक में बिल्कुल, मतलब मान के चलिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये वैगिंग बोलते हो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ट्विस्टिंग बोलते हो। आपको ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें जो मेन जो डिटेक्शन होता है वो किस चीज को करता है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को। ये कहीं पे लिख लीजिए, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ द ग्रुप, बेंडिंग ऑफ द ग्रुप। इतना समझ गए, ये भी आप समझ गए पूरा कैसा ग्राफ होता है। अब हम जानना चाहते हैं इसके एप्लीकेशन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, सॉरी क्या कहते हैं, डबल एस पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, डबल एस, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखो वो सिंपल है। मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कल को क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे, क्वेश्चन में आ जाए, तो जरा बताइए आप सीधे सीधे क्या मार दोगे, आईआर मार दीजिएगा। भाई कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, या फिर किसी के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए स्ट्रक्चरल भी कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान के चलो किसी सैंपल में आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब मुझे पता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या ग्रुप होते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपको जैसे मैं बताना चाहूं, सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस पता होते हैं ना। अब सेकेंडरी अमाइंस में कोई ना कोई ग्रुप होगा, वो कितना उसमें सेकेंडरी अमाइंस है, तो जरा बताइए, ये भी तो कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही। देखो ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन होगा, उतना एब्जॉर्बेंस क्या होगा, वो पीक ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे नीचे तक आएगा ना। मान लीजिए ये आया और दूसरे में ये पीक आया, यहीं तक गया, तो बताइए जरा, इस पीक की जो लेंथ है, इसको देख करके हम कह सकते हैं ना कि कितना उसमें कंसंट्रेशन है। अब समझिए जरा, लिंक करिए, अगर ये पीक बहुत ही लेंथफुल होगी, नीचे तक जाएगी,
तो कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा ना। अगर पी की लेंथ कम होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अरे इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं मैं देख पा रहा हूं ये जो लेंथ है यहां से यहां तक आया है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, अब इसकी कंसंट्रेशन कम है। समझ कह सकते हो ना, क्वांटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल बोलो, कर सकते हो बिल्कुल। चलो दूसरे देखते हैं। स्टडी आप कोवेलेंट बॉन्ड की भी स्टडी कर सकते हो कि उसमें है या नहीं। स्टडी आप प्रोग्रेस आप रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान के चलते हैं मैं एक काम कर रहा हूँ, जैसे एजोडाई है, मैं मेरा काम है जैसे एजोडाई पे, और एजोडाई से डिग्रेड होकर के अमाइंस बन जाते हैं, अमाइंस बन जाते हैं। और एजोडाई में एक बॉन्ड होता है एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। अब इस ग्रुप, ये ग्रुप मान लीजिए कोई अगर रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन होती है तो ये ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाता है। अगर ये ग्रुप ब्रेक हो जाएगा तो हमारे जो डेटा आएगा उसमें इस ग्रुप का वहां पे पिक नहीं आएगा ना। तो बताइए एक एंजाइमेटिक रिएक्शन भी तो कर सकते हो, डिटेक्शन आप इम्प्योरिटी, किसी भी उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, सिस ट्रांस आइसोमर देख सकते हो, बिल्कुल सही, सिमेट्री देख सकते हो, बिल्कुल सही। किसी भी वाटर सैंपल में बताएं आपको, आजकल बहुत एडवांस मेथड हो गया है, आपको पता है वाटर की टेस्टिंग के लिए इसमें क्रोमियम कितना है, उसमें लेड कितना है, ठीक है, उसमें उसमें मरकरी कितनी है, ठीक है ना, उसमें आर्सेनिक कितना है। इसके लिए आप कौन सी टेस्टिंग करते हो, इसके लिए कौन सी टेस्टिंग, डबल एस कराओगे, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा, डबल एस कराओगे, ध्यान दीजिएगा, ये जितने मेटल हैं। लेकिन अगर आप इससे भी करते हो तो कुछ तो आइडिया मिल सकता है वाटर के सैंपल में। जैसे सैंपल में क्या होगा, ये ग्रुप बता देगा कि ये ग्रुप है, तो ग्रुप से थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा लेंगे कि आपका कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। पेंट और वर्निश को मेजरमेंट कर सकते हो, बड़ा सिंपल तरीके से है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एनी मॉलिक्यूल्स नोन टू एटम आर ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड बाय द बॉन्ड। अब बॉन्ड एनालोगस टू स्प्रिंग, मैंने कहा था ना, जो बॉन्ड है उसको एज ए क्या मान सकते हो आप, उसको एज ए स्प्रिंग मान लो। बॉन्ड नॉट रिजिड इन नेचर, आपको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या बॉन्ड ये रिजिड होते हैं, नहीं, ये एज ए लाइक ए स्प्रिंग। अब बताइए जरा, एज ए लाइक स्प्रिंग होंगे तो मुझे जरा आप जवाब दीजिए, यहाँ पे स्ट्रेचिंग मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग मिलेगी, ये बेसिक प्रिंसिपल है, स्ट्रेचिंग मिलेगी ना। हाँ नीलिमा शुक्ला, बिल्कुल, वो डबल एस था, जिंक को पता करना, क्रोमियम पता करना, लेड पता करना, ये हम कल बताएंगे। लेकिन मैंने इसलिए पूछ दिया क्योंकि आप लोग ऐसा यहाँ पे ना मार दो, लेकिन कुछ बहुत थोड़ा बहुत आइडिया वाटर की टेस्टिंग भी कर सकते हो इससे आईआर से, लेकिन अब बहुत डिटेल ये नहीं कर सकते कितना है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना चाहिए। स्ट्रेचिंग यहाँ पे होगी ना, स्ट्रेचिंग होगी, बताओ जरा। अब स्ट्रेचिंग में एक कैसी थी, सिमेट्रिक थी, एक कैसी थी, सिमेट्रिक। तो बताइए बहुत मुश्किल नहीं, अगर कल को आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके ऑप्शन दे दें, पहला स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दूसरा ऑप्शन दे दें, दूसरा ऑप्शन दे दें, दूसरा ऑप्शन यूवी का कोई उठा लें कंसेप्ट, क्या दे दें आपको, यूवी का कंसेप्ट कोई भी उठा लीजिए, मतलब मान लीजिए ऑप्शन यही सही है, जब बनाते हैं तब वहां समझ में आता है क्या बनाना चाहिए, ठीक है। अब बताइए जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, इनका डाइपोल होता है, ये बढ़ा चुके हैं पूरा। तो ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, चेंज थ्रू द वाइब्रेशन, more intense EM field that is generated. When the wave of infrared light encountered this oscillating EM field generated by the oscillating dipole of the same frequency, the two wave couple IR light is absorbed. वो IR लाइट क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी मेरे दोस्त, क्या वो डिटेक्शन के पास वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। तो हमारा जो पीक होगा वो कैसे आ जाएगा, यही तुरंत डाउन हो जाएगा ना, डाउन हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, बताओ समझ में आया, समझ में आया सभी को। अब जल्दी बताइए, टाइम कम है, आपको सभी को समझ में आया, आईआर समझ में आ गया, इंफ्रारेड समझ में आ गया। तो आपके कौन कौन से बचे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आपका यूवी विजिबल कंप्लीट हो गया, हम लास्ट में एक बार रिवाइज भी करा देंगे, एक जल्दी से हो जाएगा। फिर आईआर भी हो गया,
अगला जो पढ़ेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक, सर्कुलर डाइक्रोम CD पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, NMR और ESR, ये 2 और पढ़ने। तो कल हम जब, कल नहीं, कल संडे है, मंडे को जब हम मिलेंगे तो 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से। तो ये मान के चलिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस सेशन के एंड में, इस सेशन के एंड में हम एक साथ क्वेश्चन कराएंगे। देखो अगर हम अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप IR ऑप्शन ही मारोगे, मुझे पता है क्योंकि IR पढ़ाया है। अगर हम IR के आप क्वेश्चन कराने लगे तो आप उसमें IR ऑप्शन होगा ना, तो आप क्या कर लोगे, थोड़ी सी दिमाग लगा लोगे कि भी IR पढ़ाया तो IR ही सही होगा। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक साथ क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें कहीं IR होगा, कहीं UV होगा, कहीं कुछ होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इसलिए पहले कराना सही नहीं है, इसलिए बाद में कराएंगे तो आपका दिमाग SS, IR, CD,